नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज रात का बिग बॉस 16 का एपिसोड, इसका रिव्यू में क्या करता है ये बिग बॉस कम ये कॉफ़ी विद करण ज़्यादा लग रहा था। इतनी फालतू की ये लोग टास्क करते रहते हैं। ये नहीं कि एपिसोड में इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दें, लेकिन नहीं, कौन किसको क्या टैटू देना चाहता है, कोई गिरगिट लोमड़ी। यहाँ पर शिव ठाकरे था जिसने इस एपिसोड की थोड़ी सी लाज बचा ली, वो भी एपिसोड के आखिरी में जब शिव ने जो डायलॉग दिया है, वो डायलॉग या वो बातें जो थी ना शिव की, वो माइंड ब्लोइंग बातें थी। ना सिर्फ उसने अर्चना प्रियंका बल्कि मेकर्स की भी पोल पट्टी खोल करके रख दी है कि कितने फेक लोगों को मेकर्स प्रोजेक्टेड विनर बना करके लेके आते हैं। ये खेबड़ी स्मोकिंग स्केलेटन जिसको सलमान खान हीरोइन बनाना चाहते हैं, दीपिका पादुकोण, इस खेबड़ी को दीपिका पादुकोण बोली थी कितनी फेक है। करण जौहर के सामने बोली थी मैंने कभी दोस्तों पर टिप्पणी नहीं करी, मैं तो कभी भी इनकी दोस्ती पर टोंट नहीं मारती हूँ, जबकि पूरे सीजन में दोस्तियां निभाओ दोस्तियां निभाओ दोस्तियां निभाओ। कितनी तो मतलब बकवास है ये। एंड थोड़ी देर के लिए तो करण जौहर भी इस खेबड़ी से इरिटेट हो गया था जब करण जौहर ने बोला था प्रियंका जी मैं बात कर लूँ क्या, तो वहां पर भी गलती मानने के बजाय कतई तो फेक प्राणी। इनको अच्छे से धोया शिव ठाकरे ने एपिसोड के एंड में, इसको भी और वो गुलाबो बाई को भी। वो जो एंड में बोला ना शिव की इसको फूल पर फूल दिए जा रहा है, अर्चना को चढ़ाए जा रहे हैं, यही तो गेम है। तो मतलब अर्चना को, मेकर को और प्रियंका, इन तीनों को शिव ने एक ही डायलॉग में क्लीन बोल्ड करके एक्सपोज करके रख दिया है। ये प्रियंका जो कि खुद को टू रियल फॉर अ रियलिटी शो बोलती फिरती है, वो कितनी फेक है। कितने सारे एक्स कंटेस्टेंट को कॉपी कर करके आई है। इसकी पीआर टीम बाहर लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और अंदर ये प्रियंका चहार चौधरी, जिसको एक नहीं 2-3 दफ़े सलमान खान एक्सपोज कर चुके हैं। सलमान खान इस प्रियंका चहार चौधरी को फेक, इरिटेटिंग और दोगली साबित कर चुके हैं। सलमान खान ने यह भी साबित कर दिया है कि ये प्रियंका आई मी माई सेल्फ, यही नहीं सलमान खान ही नहीं, अभी जो करण कुंद्रा और वो आई थी ना, क्या नाम उसका, खतरों का जन्नत जुबैर, आई मी माई सेल्फ का अवार्ड देकर के गई थी इसको, प्रियंका चहार चौधरी को, उस एपिसोड में जहां पर राजीव अड़ातिया इसका पीआर इसके कान में कुछ बोल करके गया था कि हाँ सेटिंग हो रखी है, तेरी सारी सेटिंग हो रखी है। कहने का मतलब कि ये प्रियंका चहार चौधरी जो कि यहां पर इस एपिसोड में कह रही थी कि अहंकार, ईगो, ये तो उसे छू कर भी नहीं गुजरा है। अगर तुम्हें अहंकार छू कर नहीं गुजरा है तो प्रियंका कभी ये नहीं हो सकती, प्रियंका कभी वो नहीं सकती, प्रियंका महान है, बलिदानी है, प्रियंका जैसे बन के दिखाओ, प्रियंका जैसे बन के दिखाओ, प्रियंका तुम्हारे जैसी नहीं है। ये चीजें किसकी निशानी? अगर ये अहंकार, मगरूरियत, ईगो, घमंड नहीं है तो फिर क्या होता है घमंड या फिर अभिमान? आप एक बात देखें कि ये करण जौहर यहाँ पर होस्टिंग करने आया था, जो कि बिग बॉस को कॉफी विद करण बनाने आया था। मतलब आप देखें कि किसी भी अलते भलते को ये मेकर्स उठा के ले आते हैं, एपिसोड वगैरह कुछ दिखाते हैं नहीं, वहां पर प्रोमो चिपका देंगे बड़े बड़े, अर्चना तुमने ऐसा करा वैसा करा। एपिसोड में आपको कुछ भी नहीं मिलता, ऊंची दुकान फीका पकवान, खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला एपिसोड ये लोग बना के रख देते हैं। हम इस उम्मीद में देखते हैं कि भैया यहाँ पर एपिसोड में कुछ अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा, लेकिन नहीं। लेकिन कभी आपने सोचा कि वो तमाम लोग जो कि एपिसोड खत्म होते से ही एकदम लाइव आ जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से वो लोग एपिसोड को स्टडी भी नहीं करते हैं, एनालाइज भी नहीं करते हैं, बस उसके कपड़े अच्छे थे, वो ऐसा है वो वैसा है, और जस्ट बिकॉज कि वो लोग एपिसोड के तुरंत बाद आ जाते हैं तो लोग भर भर के उनको व्यूज भी देते हैं, सुपर चैट वगैरह भी देते रहते हैं। वही मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और इस चक्कर में मैं हो जाता हूँ लेट, यानी कि देर हो जाती है मुझे। लेकिन मैं देर करता नहीं, फिर भी देर हो जाती है। और हाँ, इस देर से ही मुझे याद आया कि भैया आज हमने 80,000 का फिगर पार कर लिया है। 80,000 सब्सक्राइबर फाइनली पार हो गए। हम लोग 70 के भंवर में पता नहीं कब से अटके हुए थे। अब मैं उम्मीद करूंगा कि प्रभु का आशीर्वाद मिले और हम 80,000 से बहुत जल्दी 1 लाख, फिर 1 लाख से 1 मिलियन तक बड़ी जल्दी पहुंच जाएं। उसके लिए प्लीज जितना हो सके सपोर्ट करें और लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाते जाइए, सपोर्ट करते जाइए। तो यहाँ पर ये जो एपिसोड था, हमने देखा कि अर्चना, जिसमें रत्ती भर गिल्ट नहीं है, और शालीन भनोट, भाई साहब एहसान फरामोशी का दूसरा नाम बन चुका है शालीन भनोट, 1% का भी उसने यहाँ पर ये नहीं किया ये शिव की या फिर निमरत की आंखों में प्रॉब्लम है। ये शिव जो कि रोज मस्ती करता है लेकिन उसकी आंखें तक नहीं खुल रही हैं, उसे पकड़ करके लाया जा रहा है। और अर्चना जो कि थोड़ी देर के लिए वहां पर लगता है कि ये सुधर गई है या इंसानियत दिखाएगी, लेकिन नहीं, कैसे वो अपना कुल्टा वाला तेवर दिखाना शुरू कर देती है। और शालीन यहाँ पर अकेला ही नाचता रहता है। शालीन का क्या है ना कि काम निकल गया है भाई साहब। एक्चुअली में क्या है ना कि शालीन का काम निकल चुका है, वो फाइनलिस्ट भी बन चुका है। उसे पता है कि अब तो बस कुछ ही दिन की बात है। तो शालीन कितनी जल्दी रंग बदल लेता है ना गिरगिट जैसे। और शालीन की इसी वाली स्किल या इस टैलेंट को देखकर ही स्टैन ने इसको गिरगिट के टैटू वाला वो टैग दिया था। तो शालीन बोलता है कि नहीं साहब, इसको स्टैन को इंसान की परख नहीं है। जबकि मेरे साथ साथ आपने भी देखा, हम सब ने देखा है कि स्टैन वाज द फर्स्ट जिसने शालीन को पहले ही वीकेंड पर बोल दिया था कि सर ये एक्टिंग कर रहा है, शालीन फेक है।
तो शालीन ये जो चूरन चिपका रहा था ना कि MC स्टैन को इंसान की परख नहीं है, शालीन तुमको इंसानों की परख नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि तुम कितने मौका परस्त इंसान हो। जब तुम्हें जिसकी जरूरत पड़ती है तुम उसका के तलवे चाटने लगते हो, और जैसे तुम्हारा काम निकल जाता है सामने वाले इंसान को बोली बोलना शुरू कर देते हो, या फिर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हो। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो प्रियंका और शालीन का गेम मोरलेस एक ही जैसा है। ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं, काम निकल जाता है तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक देते हैं। और ये प्रियंका कहती रहती है कि वो महान है, बलिदानी है, दोस्ती करती है। अगर ये दोस्ती करती तो मंडली वालों को प्रॉब्लम होता है। काश यहाँ पर स्टैन या फिर शिव ये भी बोल देते बादशाह के सामने कि सर हम अगर दोस्ती निभाते हैं ना तो दोस्ती निभाओ, दोस्ती निभाओ, दोस्ती निभाओ, कभी तो सच का साथ दो। क्या इसने प्रियंका ने सच का साथ दिया? इसने बिल्कुल सच का साथ नहीं दिया। ये प्रियंका जो अक्सर छोटी छोटी बात के ऊपर मुद्दा बना लेती थी, दोस्ती निभाओ, दोस्ती निभाओ, कभी तो सच का साथ दो। यहां इसने प्रियंका ने एक बार भी अर्चना को रोका नहीं। इनफैक्ट इस एपिसोड के स्टार्ट में जब निम्रत बोल रही थी इसको अर्चना को कि अर्चना तू क्या मतलब टास्क के नाम पर हमारा सर फोड़ देगी क्या, और अर्चना जो कि कह रही थी कि भैया तुमने भी तो करा, मत करो ना शुरू, सलमान सर ने बोला है कि एक गाली दोगे तो उधर से दो आएगी। अरे भैया इन्होंने पानी फेंका था या हद से हद पाउडर फेंका था, हल्दी, नमक और वो डिटर्जेंट, वो पाउडर, वो तो नहीं फेंका था ना। तो यहीं पर आप समझ जाइए कि अर्चना की मेंटेलिटी क्या है, उसकी परवरिश क्या है। और ये सदी की सबसे महान महिला जो कि कभी किसी गलत चीज का साथ नहीं देती है, ये प्रियंका चार चौधरी, जो कि इतनी ज्यादा फेक है लेकिन खुद को महान दिखाने के लिए कितनी मर्तबा, आई थिंक 1760 बार वो बोल चुकी है, सर मैं लियो हूं ना सर, मैं गलत होते हुए देख नहीं सकती, अंदर से आ जाता है। अच्छा, अंदर से अगर आ जाता है, गलत होते हुए देख नहीं सकती हो, तो अर्चना जब खुन्नस में आकर के वो डिटर्जेंट या फिर वो हल्दी और नमक फेंक रही थी तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों रोकोगी तुम उसको? तुमने तो एक रात पहले ही उसको अर्चना को बोल दिया था, अर्चना देख ये टॉर्चर मेरे से नहीं हो पाएगा, अर्चना ये सब तू ही कर सकती है। पहले तो तुमने खुद उसको आगे कर दिया और फिर बाद में अरे अर्चना मत कर ऐसा, अर्चना बस बहुत हो गया, ले निम्रत मैं तेरी आंखें धुला देती हूँ, हा आग लगाओ तुम। उसके बाद मग्गे में पानी लेकर के, अरे आग लग गई क्या, अरे कैसे लग गई, आग बुझा दो। वाह, ये वाले तेवर है इसके प्रियंका चार चौधरी के। लेकिन होस्ट करण जौहर को ये चीजें एक्सपोज करने के बजाय, ओके प्रियंका किल, डेट और मैरी, किसके साथ करना चाहोगे? ओके निम्रत तुम क्या करना चाहोगी? अच्छा तुम्हारे हिसाब से प्रियंका स्टाइल आइकॉन है लेकिन वो एरोगेंट है, वो ये है इसलिए 2-2-2। वैसे आपको एक बात बताओ, मैंने एक वीडियो देखा जहां पर आई थिंक 2018 की शायद बात है, निम्रत ने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। वहां पर करण जौहर वाज द होस्ट। वहां पर करण जौहर ने निम्रत से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, कैपिटल पनिशमेंट, ये जो जुवेनाइल जो रेपिस्ट होते हैं ना, ऐसे ही कुछ सवाल थे। वहां पर निम्रत ने कुछ जवाब दिए थे कि भैया अगर वो जुवेनाइल भी है, रेपिस्ट है, तो हम उसे सुधरने का मौका दें। वाह, वो जुवेनाइल है लेकिन वो रेप कर सकता है, लेकिन निम्रत उसे सुधरने का मौका देना चाहती थी। तो वहां पर करण जौहर से इसका निम्रत का फर्स्ट इंटरेक्शन था। अब ये बात मैंने आपके सामने सिर्फ इसीलिए रखी सो दैट आपको ये रियलाइज हो जाए कि ऐसा नहीं कि बिग बॉस के अंदर ही इसने करण जौहर ने निम्रत का और निम्रत ने करण जौहर का सामना फर्स्ट टाइम किया हो। ये पहले भी मिल चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे निम्रत और प्रियंका बिग पिक्चर में आ चुके हैं, अपने वर्कआउट की वीडियोज वगैरह डाल चुके हैं साथ में, लेकिन शो के अंदर हमारी वाइब मैच नहीं करती सर, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, 36 का आंकड़ा है। एनीवे निम्रत और प्रियंका पर ही अपना फोकस रखते हैं। अब क्या है कि कल जो टास्क हुई थी वहां पर निम्रत की आंखों में भी चोट लगी है, उसकी भी एक तरफ की आंख जो है ना वो थोड़ी सी बंद है, और चेहरे पर भी थोड़ा सा एक दिख रहा है कि भैया मतलब सूजा हुआ है या फिर बहुत ज्यादा टॉर्चर सह करके उसका चेहरा जो है ना उस पर फर्क दिख रहा है। लेकिन इसके अर्चना और प्रियंका के चेहरे पर इतना फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, और शिव की तो आंख भी नहीं खुल रही है। मतलब इतना नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर हुआ है। उसके बाद इसकी पीआर, इसकी जग्गा की पीआर गुहर, वो कह रही कि भैया टास्क क्यों बंद करवा दिया बिग बॉस ने, इससे पहले भी बहुत घनघोर टॉर्चर हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हुए, लेकिन क्या पर्पसली किसी के खोपड़ी पर बाल्टी फेंकी गई है क्या? आई थिंक MC स्टैन के साथ साथ निम्रत की खोपड़ी के ऊपर भी बाल्टी फेंकी गई है। तो मतलब ये क्या चाहते थे? और जिस तरह से अर्चना की बॉडी लैंग्वेज थी, वो तो ऐसे टॉर्चर कर रही थी जैसे जान ही ले लेगी इंसान की। जोकर बोला था, जोकर बोलेगा, ये जोकर बोला था, जोकर बोला, मतलब दांतें मीस करके वो टॉर्चर कर रही थी। उसका बस चलता तो वो तो आदमी का मर्डर ही कर दे। तो यहाँ पर गुहर जैसे लोग क्या चाहते थे कि मतलब ये लोग मर जाए हैं। आप देख ही रहे हैं कैसे मतलब मेजर रिएक्शन हुए हैं शिव की आंख में। मतलब एक टास्क के लिए लोग अपनी जिंदगी भर के लिए रोशनी गंवा दें, ये चाहते हैं क्या ये गुहर जैसे लोग? और ये अर्चना जो इतना नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर करके भी हम पर भी हुआ था, हम पर भी था, सॉरी बोलते दी, सॉरी बोल। अच्छा तुम तो साला किसी को जान से मार दोगे, वो बोल दोगे सॉरी। हाँ, तो ये जो DNA है ना इस अर्चना के अंदर, ये कट्टर कांग्रेसी वाला DNA, सिखों का कत्लेआम कर दिया फिर खड़े हो जाते हैं, हुआ सो हुआ, हुआ सो हुआ।
कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मुझे कुछ लोग कभी पसंद नहीं आते, कुछ लोग कहिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहिए, कुछ मीडिया वाले कहिए। अब क्या है ना कि कई लोग मेरे बिग बॉस के रिव्यूज़ देखते हैं, लेकिन वो मेरे पॉलिटिकल वीडियोज़ नहीं देखते हैं और वो मुझे ज्ञान देते हैं कि भैया तुम बिग बॉस की बातें करो, तुम पॉलिटिक्स की या करंट अफेयर्स की बातें मत करो। लेकिन ये वही लोग हैं जो कहते हैं भाई तुम्हारे बिग बॉस का जो ऑब्जर्वेशन है ना, कंटेस्टेंट का, रियलिटी शो का नॉलेज, वो टॉप क्लास है। भाई साहब, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, मैं रियलिटी शो नहीं, मैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। और फिर चाहे वो ह्यूमन रियलिटी शो के हों, पॉलिटिकल सिनेरियो के हों, या करंट अफेयर्स के हों, या क्रिकेट के हों, या एंटरटेनमेंट के हों, मेरा फ़लसफ़ा रहता है इंसानी फ़ितरत को पकड़ने का। और भगवान ने इतनी बुद्धि या इतना टैलेंट बस वही दिया है, और उसके अलावा कुछ खास टैलेंट नहीं दिया है। किसी इंसान से जब मैं बात करूँ या किसी इंसान को 2-4 मर्तबा मैं देख लूँ, उसका उठना बैठना, चलना फिरना, मैं समझ जाता हूँ, उस इंसान को एक्स-रे कर लेता हूँ कि भैया ये क्या है, कैसा है। फिर उस इंसान के डिफेंस में या सपोर्ट में आप कितने भी लॉजिक दो, मैंने अगर अपनी आंखों से, अपनी बुद्धि से उस इंसान को पूरा टटोल लिया है, तो आप कितने भी लॉजिक देते रहो, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैंने खुद उस इंसान का पूरा एक एक्सरे कर लिया। फिर वो चाहे दिल्ली का सुल्तान केजरी हो, या राहुल गांधी हो, या रवीश कुमार हो, या कोई भी हो, ये इंसान, इनकी पृष्ठभूमि, इनका बैकग्राउंड, उन्होंने कब कब क्या क्या किए, वो क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, मैं अच्छे से सारी चीज़ें टटोल लेता हूँ। और इसीलिए यहाँ पर ये जो अर्चना है ना, जो कि कांग्रेसी है, इसकी मेंटेलिटी, इसे क्या देख कर के इसकी पार्टी ने टिकट दिया होगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं। वो लड़की जो एक अच्छी इंसान नहीं बन सकती, वो नेता तो क्या ही अच्छी बनेगी। इतना सब करने के बावजूद वो खुद ही को विक्टिमाइज दिखा रही है, मैं अकेली रह गई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं। एक दिन पहले एकदम वहशी बन गई, और अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इन्होंने भी तो मेरे पे किया था, गुलशन के साथ होली में हुआ था, मैंने क्या किया, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरा तो मतलब ये मेरे को गलत पोर्ट्रे कर दिया। ये पोर्ट्रे जो शब्द है ना, ये अर्चना और प्रियंका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये शब्द ये दोनों लड़कियां इसलिए इस्तेमाल करती हैं क्योंकि ये जो पोर्ट्रे वाला सीन है ना, ये दोनों लड़कियां खुद करती हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि बाहर क्या पोर्ट्रे करना है। और यहीं पर ना एक दोगलापन भी निकल करके आता है। जैसे बाहर मैं कुछ बोलता हूं तो भैया मेरे ऊपर हेटर का टैग लग जाता है, अंदर शिव कुछ बोलता है तो उसके ऊपर बदतमीजी का टैग लग जाता है। लेकिन प्रियंका और अर्चना कुछ भी बोले तो अरे वो लड़की है यार, वुमन एम्पावरमेंट, स्ट्रांग वुमन की निशानी। ये घनघोर लेवल का दोगलापन है, और इस दोगलेपन को ही हाईलाइट करना चाहिए था बादशाह को भी। बादशाह तो गेस्ट है, वो तो घंटा ही क्या करेगा, लेकिन इतना तो बोल सकता था ना वो अर्चना को कि अर्चना, एक तरफ तुम कहती हो कि ये जो शिव है ये मंडली की परछाई में आगे आ चुका है, लेकिन हमने तुम्हें देखा था पिछले वीकेंड, तुम इसको शिव को राजा बनाना चाह रही थी कि वो लीडर है, वो राजा है। तो पहले बहन डिसाइड कर लो, वो परछाई में था, पीछे था, पकड़ पकड़ के आगे आया, या फिर वो राजा था, राजा की तरह अपने साथ के लोगों को आगे लेकर के आया। तो अर्चना, तुम्हारे कौन से स्टेटमेंट को सही माना जाए, और ये होस्ट क्या करते हैं यार, ये सारी चीजें जब मैं देखता हूं ना, तो मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि यार मतलब कलर्स वाले ऑडियंस को कितना बेवकूफ़ समझते हैं। और करण जौहर को उठा लाए, फराह खान को उठा लाए। कुछ लोग कहेंगे कि भैया सलमान खान होता अच्छी होस्टिंग करता। जी नहीं साहब, ये गलतफहमी है। सलमान खान निर्विवाद रूप से बिग बॉस का सबसे अच्छा होस्ट है, लेकिन बोलता वो भी वही जो मेकर्स उससे बुलवाते। जबकि ये जो था, ये शुक्रवार का वार, ये इस सीज़न का आखिरी शुक्रवार का वार था, और इस एपिसोड को काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग यूज़ कर सकते थे, लेकिन नहीं। 40 साल आगे बढ़ गया सीज़न, कौन किसको टैटू देना चाहता है, चलो वो काउच पे बैठो। निम्रत, तुम प्रियंका को कितने नंबर दोगी, कितने क्या दोगी, MC स्टैन इन द हाउस, चलो तुम एक रैप कर लो, तुम शादी कर लो इससे, प्रियंका से, ये वो, प्रियंका को वो स्टाइल आइकॉन वगैरह। तो ये टाइम पास एक्टिविटी थी। और मैं सच बताऊं, ये जो टाइम पास एक्टिविटी या फिर ये जो कॉफी विद करण टाइप की हरकतें हो रही थी, ये मैंने सिरे से इग्नोर कर दी। तो अगर वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई भी होगी ना, तो मैंने नहीं सुनी। हाँ, मैंने ये जरूर सुना था, वो जो शालीन ने कहा था ना कि ये शिव बुली है। कितना दोगला है ना ये शालीन। जब इसे जरूरत थी ना, यार शिव स्टैन तुम मेरे साथ बैठा करो यार, तुम मेरे को नॉमिनेट करना, तुम मेरे को नॉमिनेट करना यार, मुझे इन लोगों की हंसी से ना मेरे को चक्कर आते हैं, डिप्रेशन। कितनी सहूलियत से ये लोगों को यूज एंड थ्रो करता है। लेकिन नहीं, इन सारी ही चीज़ों को करण जौहर ने सिरे से इग्नोर कर दिया। उसके बाद बादशाह आता है और वो अपने गाने का प्रमोशन, उसके बाद कौन है, वॉल ऑफ फेम एंड वॉल ऑफ शेम, जहां पर प्रियंका और अर्चना ये दोनों मिल करके, वैसे तो इंडिविजुअल है लेकिन हमेशा इनके दाव एक ही जैसे रहते हैं, क्योंकि ये सांठ गांठ करके चलते हैं। और इनका ये जो फेक गेम है ना कि लड़ेंगे सो दैट दुनिया को दिखे कि देखा अर्चना किसी की सगी नहीं है,
लेकिन जैसे कि प्रियंका चार चौधरी खुद कबूल कर चुकी है कि वो सिर्फ दिखने के लिए फाइट करती थी, सो दैट दुनिया को लगे कि अर्चना देखा किसी की सगी नहीं, वो सबसे लड़ती फिरती है। एक तरफ ये लोग लड़ने की एक्टिंग करते हैं, यहाँ पर ये जो हॉल ऑफ फेम या हॉल ऑफ शेम था, यहाँ पर अर्चना ने प्रियंका को फेम वाला टैग दिया है और प्रियंका ने अर्चना को। जबकि यहाँ पर बादशाह ने कहा था कि वो कौन है जिसकी वजह से बिग बॉस बहुत फेमस हुआ है। जाहिर तौर पर बिग बॉस फेमस हुआ है MC स्टैन की वजह से, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। प्रियंका को भर भर के बैशिंग मिली है, सलमान खान ने तो इसको कितना सुनाया है, इरिटेटिंग है, लिमिट के पार जाती है, जबान की घटिया है, बदजुबान है, और ये प्रियंका नेक्स्ट लेवल की दोगली है। इसको भी कितनी बार वार्निंग और वेकअप कॉल मिल चुके हैं, लेकिन इन दोनों को लगता है कि ये दोनों हैं जिनकी वजह से ये सीजन हिट हुआ है। और ये प्रियंका यहाँ पर कितना दोगलापन दिखा रही थी, ये कह रही थी कि भैया ये शिव हमेशा मतलब ये सोचता है कि इनके पास जो भी आएगा वो मंडली में सेव होने के लिए आएगा। अरे भाई साहब, ये इल्जाम शिव या स्टैन नहीं लगाते हैं। इनफैक्ट मंडली के पास में कोई भी आता है, सुम्बुल या फिर निम्रत, तो ये अर्चना और ये प्रियंका के डायलॉग होते हैं कि मंडली में घुसना है क्या, मंडली में घुसने का, फट गई क्या नॉमिनेशन से। ये प्रियंका कितनी दोगली यार, ये कह रही थी कि इसको नॉमिनेशन से डर नहीं लगता, जबकि आपने सबने देखा कि जब भी ये नॉमिनेशन में आई है पूरी तरह से बौखला गई है। अगर इसे नॉमिनेशन से इतना डर नहीं लगता तो गौतम और सौंदर्य को नॉमिनेशन में नहीं डालती जब गौतम का एलिमिनेशन हुआ था। तो ये कितनी दोगली है, कितनी झूठी है, और ये सारी बातें ये बादशाह के सामने कर रही थी। उसे भी पता है कि बादशाह देख करके तो कुछ आया है नहीं, लेकिन ये प्रियंका और अर्चना के दोगले गेम को शिव ठाकरे ने जबरदस्त तरीके से अच्छे से डिकोड करके एक्सपोज करा, और MC स्टैन ने भी बढ़िया तरीके से एक्सपोज करा इसको, अर्चना को। जब ये MC ने उठाया था ना वो फेम और शेम वाला, तो उससे कुछ फंबल हुआ था तो अर्चना बोल पड़ी, तो MC क्या बोला था, मेरे टाइम पे बोलने का नहीं, मेरे टाइम पर बोलने का नहीं, अल्लाह तुमको दे जितना बरकत देना है, लेकिन तुम क्या हो क्या नहीं हो ये दुनिया को दिख रहा है, तो प्लीज मेरे टाइम पर तो चुप ही रहो। और ये बेशरम है अर्चना, इसको दिखाई नहीं दे रहा कि जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं वो MC स्टैन को भर भर के अप्रिशिएट करते हैं, और इस इनसिक्योरिटी, इस जेलसी में ही ना इसने अर्चना ने भर भर के MC को खूब टारगेट करा था, क्योंकि इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि MC इतना पॉपुलर कैसे हो गया। तो ये जल भुन करके राख हो चुकी है ये अर्चना MC की पॉपुलैरिटी को देख करके, क्योंकि जब शिव बोलता है ना कि MC बहुत रियल है और MC वाकई में इस घर में हॉल ऑफ फेम का हकदार है, तो ये अर्चना क्या बोल रही थी, हाँ ये तो तुम यहाँ की बात कर रहे हो, बाहर तो हम ही चल रहे होंगे। तो शिव ने क्या जवाब दिया था, ये टास्क अंदर के हिसाब से करना है, बाहर के हिसाब से नहीं करना है। और ये बेवकूफ है अर्चना, बाहर का कितना इनपुट ये दिया था इसने बादशाह ने कि बाहर मेरा गाना चल रहा है स्टैन के गाने के अलावा, तो मतलब बाहर से हिंट आती हैं। और वो वो गोल्डन बॉयज आए थे, उन्होंने भी तो कहा था कि बाहर MC चल रहा है। तो यहीं पर पता चल जाता है कि ये अर्चना MC से कितनी जलती है। जब MC का कॉन्सर्ट हुआ था तो बड़े हार्ट शेप बना करके खड़ी हो गई थी, वाह वाह करके, क्योंकि उसने देख लिया था ना कि MC कितना बड़ा स्टार है। और एक्चुअली में अर्चना और प्रियंका अगर खुद को इतना बड़ा मान रहे हैं तो इनके लिए कोई कॉन्सर्ट बिग बॉस ने क्यों आयोजित नहीं किया। इतनी सी मतलब बात इनको समझ में नहीं आती है कि MC कितना बड़ा एक बाहर नाम है, इसीलिए बिग बॉस ने उसके लिए कॉन्सर्ट रखा। अर्चना और प्रियंका के लिए कौन सा कॉन्सर्ट रखा। इसके बाद टीना दत्ता जैसे लोग उठ करके बोल देते हैं कि प्रियंका जग्गा राजा बनना चाहिए, सॉरी वो इक्का बनना चाहिए, बिकॉज उसको टास्क क्रैक करना था। घंटा ये सिंपल सी टास्क क्रैक करना नहीं आई है। बिग बॉस के नाम पर एक कलंक है, एक शेम है ये अर्चना और प्रियंका, लेकिन इन दोनों को लगता है कि इनकी वजह से बिग बॉस फेमस हो रहा है, इनकी वजह से बिग बॉस ने TRP हासिल करी है, घंटा हासिल करी है। अगर इनसे अर्चना और प्रियंका जैसे लोगों की वजह से अगर बिग बॉस फेमस होता तो स्वामी ओम, निकी तंबोली, राखी सावंत ये बिग बॉस के हिस्टोरिकल विनर्स होते, लेकिन ये जोकर्स होते हैं। सिर्फ यहाँ पर झगड़े रखने के लिए या फिर गंदगी करने के लिए इन्हें इन जैसे गंदे सुअरों या सुअरियाओं को लाया जाता है, और ऐसे सुअर फेम नहीं शेम के लायक होते हैं। ये जो बादशाह के सामने जो टास्क हो रही थी ना, हॉल ऑफ फेम एंड वॉल ऑफ शेम वाली, वहां पर शिव ठाकरे का लॉजिक सबसे ब्रिलियंट थे। जिस तरह से इसने MC के लिए कहा कि भैया ये मतलब फेम डिजर्व करता है, इसका चलो बाहर की फैन फॉलोइंग, रैपिंग वगैरह ये सब छोड़ दो, लेकिन बंदा काफी रियल है। और जग्गा के लिए जो बोला ना भाई, टू द पॉइंट बातें करी। अर्चना सोच रही थी कि शिव अर्चना का नाम लेगा, लेकिन नहीं, यहाँ शिव ने तो नाम लिया है प्रियंका का। और क्या पॉइंट बोले हैं कि भैया अगर ऐसे लोग विनर बनेंगे तो मतलब आगे वाले लोग क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो बाहर से लेकर के ये अपने फ्रेंड को, फिर सौंदर्य, फिर शालीन, फिर विकास, फिर सृजिता। अगर शिव यहाँ पर ये 1-2 पॉइंट और ऐड कर देता तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन फिर भी उसने जो पॉइंट बोले ना वो बेहद अच्छे थे, बेहद लाजवाब थे। और ये जो कड़वा सच था ना, इसने जग्गा के गुर्दे छील करके रख दिए कि शिव हमारे बारे में क्या बोलते हैं, शिव हमारे बारे में क्या बोलते हैं, कोई होगा तो मतलब क्या सोचे। सही जगह पर मतलब लोहा गर्म था,
हथौड़ा मार दिया शिव ने, मतलब सैवेज थे शिव के यहाँ पर लॉजिक्स। एक आंख जरूर बंद थी शिव की, लेकिन शिव के डायलॉग्स ने, उसके वन लाइनर्स ने, उसके लॉजिक्स ने जग्गा की दोनों खुली आंखों को फिर से खोल करके रख दिया है और कहीं ना कहीं दुनिया को भी दिखा दिया है कि ये जग्गा जो है ना, ये बड़ी महान बनती फिरती है, ये बोलती फिरती है कि निम्रत अकेली कभी ना खेली, लेकिन ये जग्गा क्या है, कैसी है और कैसे ये दुनिया को बेवकूफ बना रही है, ये सारी चीजों के पोल पट्टी आज यहाँ शिव ठाकरे ने खोल करके रख दी है। अर्चना को भी काफी अच्छे तरीके से जवाब दिया, जिस तरह से ये बोलती रहती है ना कि साजिद की शरण में तुम, साजिद की वजह से तुम आगे आ गए, यहाँ पर शिव ठाकरे ने खुद को होल्ड नहीं किया, उसने अच्छे तरीके से बोल दिया कि तुम किसकी वजह से आई हो, यहाँ पर किसकी वजह से टिकी हो। तो आपने देखा कि इंडिविजुअल अर्चना को डिफेंड करने के लिए इंडिविजुअल प्रियंका आ जाती है, लेकिन ये तो इंडिविजुअल है, लेकिन कितनी जल्दी यहाँ पर जग्गा अपने हग्गा के डिफेंड में कूदी कि ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करो, सलमान सर ने मना। क्या सलमान खान ने सिर्फ शिव को ही बोला था क्या कि तुम ये बातें नहीं करोगे? क्या अर्चना को हर चीज का लाइसेंस दिया है क्या? अगर अर्चना बोल सकती है कुछ भी तो शिव क्यों नहीं बोल सकता? और अभी तो शिव ने कोई बाहर की बात करी भी नहीं थी, शो के अंदर की ही बात करी थी, लेकिन यहाँ पर जग्गा ब्लाइंडली अपने हग्गा को जस्टिफाई कर रही थी। तो यही सब चीजें रही हैं आज के एपिसोड में, इनके अलावा और कुछ खास मेजर हैपनिंग्स या मेजर चीजें तो नहीं थी। अच्छा हाँ, वो सुम्बुल के बारे में मैंने एक ट्वीट कर दिया था भाई साहब की नो एलिमिनेशन लोडिंग, लेकिन मेरा वो ऑब्जर्वेशन 100% गलत साबित हो गया और कल सुम्बुल का एलिमिनेशन शायद हमें दिखाएं, क्या पता परसों भी दिखाएं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि अगर मेरा वो प्रेडिक्शन या ऑब्जर्वेशन गलत जाएगा तो मेरी रोस्टिंग या फिर मेरे को ट्रोल किया जाएगा, विच आई एम ओके विद। मेरे को पता था कि अगर वो गलत जाएगा तो लोग मेरे को बहुत ज्यादा सुनाएंगे, बट काश लोग यही बातें होस्ट को और करण जौहर को भी सुना सकें और सलमान खान को भी सुना सकें, जिसने कहा था बिग बॉस 15 के ऑडिशंस होंगे लेकिन नहीं हुए, और ये करण जौहर जो कि यहाँ पर कह रहा है कि शिव तुम्हारा एलिमिनेशन हो रहा है, तुमने सुम्बुल को कॉन्फ्रेंट क्यों नहीं करा, समझाया क्यों नहीं? अबे करण जौहर कौन सा गांजा फूक करके बिग बॉस देख रहा है बे? अबे करण जौहर कौन सा बिग बॉस देख के आया बे तू? क्या तूने बिग बॉस का ये एपिसोड नहीं देखा? वहां पर 3.5 घंटे या 3.25 घंटे ये शिव और स्टैन इसको समझा ही रहे थे, मना ही रहे थे, लेकिन बिग बॉस ने बोला अरे भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और ये करण जौहर पूछता है कि भैया तुमने इसको कॉन्फ्रेंट क्यों नहीं करा, समझाया क्यों नहीं? मतलब क्या बेवकूफ बनाते ये करण जौहर। उसके बाद शिव तुम्हें सबसे कम वोट आए हैं, करण जौहर कह रहा है कि शिव तुम्हारा एलिमिनेशन हो गया, तुम्हें वोट कम आए हैं, लेकिन एलिमिनेशन हुआ किसका? सुम्बुल का। उस सुम्बुल का जिसको कुछ खबरी लोग कह रहे थे कि भर भर के वोट आ रहे, 20 मिलियन वोट्स हो गए भाई। मुझे लग रहा है कि ये खबरी लोग या फिर जितने भी लोग वोटिंग ट्रेंड डालते हैं, क्या उनके घर में वोट गिनने की कोई मशीन है क्या कि 20 मिलियन वोट आया? भाई बिग बॉस ने तो आज तक नहीं बताया किसी को कि किसको कितने मिलियन वोट आते, लेकिन ये खबरी लोगों के पास पता नहीं कौन सा सिस्टम है या फिर कौन सा डेटा सेंटर खुला उनके घर में यार, जहां पर सारे वोट आते हो और ये लोग काउंट भी कर लेते हैं यार। 20 मिलियन वोट काउंट करने में तो काफी टाइम लगता होगा ना, लेकिन ये खबरी लोगों के पास हद से हद क्या होगा, एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप। लेकिन नहीं, कलर्स वाले, वायाकॉम, एंडमॉल वाले इन खबरियों को डायरेक्ट डेटा भेज देते हैं, और वो इतने अच्छे लोग हैं कि इन खबरियों को ही डाटा भेजते हैं। टीवी पर या वोट पर कभी ये लोग डेटा नहीं दिखाते कि भैया इसको इतने वोट है, लेकिन खबरी लोग बोल देते हैं इसको 25%, इसको 30%, इसको 20 मिलियन वोट आए हैं, सुम्बुल का सबसे ज्यादा वोट आए हैं और सुम्बुल का एलिमिनेशन नहीं होगा, शिव का होगा। वाह 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 वाह, गजब बात। अच्छा, वीडियो खत्म करूं उसके पहले अपना एक लॉजिक बता देता हूं कि मैंने क्या सोच करके ये कहा कि भैया सुम्बुल का एलिमिनेशन नहीं होगा या फिर नो एलिमिनेशन लोडिंग। इसके पीछे कुछ और नहीं, बस दो ही लॉजिक थे। सबसे बड़ा लॉजिक या रीजन तो ये था कि ये चल रहा है बिग बॉस 16, बिग बॉस 16 मतलब 1 और 6 होता है 7, और अभी कंटेस्टेंट बचे हैं 7, तो फिर मेरे दिमाग में हम 7 मुझे लगा था कि 7 के 7 तो ना फिनाले में साथ पहुंच जाएंगे, जैसे वो घातक पिक्चर का डायलॉग है ना कि सातों के सातों को सातों मारने की कसम क्या खा ली, सातों अलग अलग घूमने लग गए, सातों के सातों को मारूंगा, घर में घुस के मारूंगा, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तो मेरे दिमाग में ये कुछ थॉट्स आए थे कि भैया 7 वाला कुछ एलिमेंट दिखाई दे रहा है और कंटेस्टेंट भी साथ है, इसीलिए। और हाँ, एक रीजन और कि भैया वो नॉमिनेशन टास्क कितनी अनफेयर थी ये आपने सबने देखा, 17 मिनट, ये 17 मिनट। हालांकि जिस दिन मैंने वो ट्वीट करा उस दिन मैंने दोपहर में एक वीडियो और डाल दिया था जहां पर मैंने कहा था कि सुम्बुल को निकालने के लिए बिग बॉस ने ये टास्क बड़े अच्छे तरीके से प्लान करी, क्योंकि बिग बॉस जानता है एपिसोड में एडिटिंग इतनी होगी किसी को एग्जैक्ट टाइमिंग पता चलेगी नहीं, तो बिग बॉस ने कैसे यहाँ पर सुम्बुल को निकालने की भर भर की प्लानिंग करी
ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी। इसके बावजूद मैंने वो नो एलिमिनेशन वाला ट्वीट करा था और उसके पीछे वाला हम साथ साथ है वाला क्या लॉजिक था वो आपके सामने मैंने रख दिया। अब इन सारी बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियंस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से शिव ठाकरे ने सेवेज रिप्लाई दिए हैं, इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि शिव ठाकरे के डायलॉग्स और MC स्टैन के डायलॉग्स की वजह से ये एपिसोड थोड़ा सा डिसेंट बन गया। अदरवाइज करण जौहर ने, अर्चना ने तो मतलब पूरे एपिसोड की मट्टी पलीत करके रखी। आखिरी के जो 5 मिनट थे ना, उस 5 मिनट में ये एपिसोड शिव ठाकरे ने बचा लिया है, मेरा तो ये मानना है। आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।